चलो जो पढ़े थे एक बार रिवीजन कर लो। कल कृषि क्रांति के बारे में देखे थे ना। चलो एक बार रिवीजन कर लो, कौन सी क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध बताओ किससे था। खाद्यान्न का। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ठीक है ना। भूरी क्रांति उर्वरक, ठीक है। नीली क्रांति मत्स्य। गोल क्रांति आलू का, ठीक है। लाल क्रांति टमाटर व मांस, ठीक है ना। गुलाबी क्रांति झींगा का। बादामी मसाला। सुनहरी, सुनहरी किसका है, फल का है, ठीक है ना। रजत क्रांति अंडा का। काली क्रांति, काली क्रांति का पेट्रोलियम, ठीक। इसमें देख लो हरित क्रांति के बारे में देख लो, क्या क्या आपको कुछ क्वेश्चन यहां से याद रखना है। हरित क्रांति में किसको बढ़ावा दिया गया था ज्यादातर, खाद्यान्न उत्पादन को। किसको बढ़ावा देते थे। हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ आया था, यूएसए में कब आया था, 1965 में। भारत में कब आया था बताओ, कौन लाया था, एमएस स्वामीनाथन। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति जनक विश्व में किसको बोलेंगे, नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में एमएस स्वामीनाथन। समझ आ पा रहा है। किसमें ज्यादा बढ़त मिला अपन को, गेहूं में। कितना गुना, 5 गुना। सेकंड में चावल कितना गुना बढ़ा, 3 गुना क्या मिला, वृद्धि मिल रहा। आ रहा समझ में। चलो श्वेत क्रांति के बारे में बता दो। श्वेत क्रांति के अंतर्गत क्या चीज को बढ़ावा दिया गया था, दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति के अंतर्गत, श्वेत क्रांति का जनक किसको बोलते हैं, वर्गीस कुरियन को। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति को और क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। दुग्ध उत्पादन में सबसे टॉप में राज्य देश कौन सा है, भारत। कौन सा देश है, भारत। सबसे अधिक पशु भी कहाँ है, भारत में आपको देखने मिलता है। समझ आ पा रहा है। चलो मक्का का जन्म स्थल बताओ, जन्म स्थल, ठीक है। मध्य अमेरिका, मध्य प्रदेश। देख लो अब इधर अमेरिका था ज्यादा, उधर क्या था, चीन वाला ज्यादा था। तो थोड़ा सा ध्यान से बताएं। मक्का का मध्य अमेरिका। गेहूं मध्य एशिया। तंबाकू दक्षिण अमेरिका है क्या। रबर दक्षिण अमेरिका। मसूर चीन, ठीक है ना। अमरूद अमेरिका। टमाटर मैक्सिको। वाह, उधर चीन है बोला तो उसी को बताओ। अधिकतम मात्रा में चीन है ये बोला हूं, ठीक है। लेकिन टमाटर का क्या है, मैक्सिको। जौ का चीन। सोयाबीन ये भी चीन है। कहवा ब्राजील। चाय का चीन। आलू पेरू। आलू का क्या है, पेरू वाला है। समझ आ पा रहा है। चलो भारत में कौन कौन से फसल का जन्म हुआ है, इसका ट्रिक क्या था बता दो। डीजे गुम हुआ तो डी से धान की दाल, धान, ठीक है ना। डी से क्या आएगा, धान। जे से ज्वार। जी से गन्ना। यू से उड़द। यू से उड़द। एम से क्या क्या नाम ले रहे हो, क्या है एम से, क्या है, मूंग है क्या। ये देख लो भाई क्या क्या है इधर। धान ज्वार गन्ना उड़द और क्या है, मूंग। आ रहा समझ में, हाँ है ना। चलो यहां से देखना है क्या आज। चलो इसके हम देखते हैं, याद करते हैं लाइन से। चलो केंद्रीय अपन कुछ अनुसंधान केंद्रों के नाम आपको ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चन आएगा आपका, कृषि सॉरी केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपका है कटक में। कहाँ बता दो, कटक। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ बता दो, कटक में आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है आपका, ये है नागपुर में। कहाँ बता दो, नागपुर, ठीक है। केंद्रीय चावल बताओ कहाँ है, कटक। केंद्रीय चावल, केंद्रीय कपास नागपुर। केंद्रीय कपास। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र है कोयम्बटूर। कहाँ बता दो, कोयम्बटूर। क्लियर है सबका। चलो केंद्रीय चावल,
कटक, केंद्रीय चावल, केंद्रीय कपास, केंद्रीय कपास, केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर। नहीं, ये केंद्रीय गन्ना प्रजनन वाला है, सॉरी क्या है, सॉरी गलत हो गया है, मिस्टेक हो गया, राष्ट्रीय है, ये नीचे अलग वाला है। गन्ना करना दो ठो है दरअसल। पहला क्या बताओगे, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर। और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र बस बोलेगा तो ये आपका है लखनऊ में। कहाँ बता दो, लखनऊ में आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान बोलेंगे तो लखनऊ, और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन, मतलब गन्ना प्रजनन में कोयम्बटूर, और गन्ना अनुसंधान में लखनऊ। गन्ना अनुसंधान में क्या है, केंद्रीय आलू अनुसंधान है आपका शिमला में। कहाँ बता दो, शिमला में आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है, केंद्रीय आलू अनुसंधान बताओ कहाँ है, शिमला में। क्लियर सबका, चलो फिर से इतना याद करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, केंद्रीय चावल कटक, केंद्रीय चावल, केंद्रीय कपास, केंद्रीय कपास नागपुर, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन या गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर, गन्ना अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय आलू अनुसंधान, केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला। चलो इसको बता दो बिना देखे क्या क्या है। चलो, केंद्रीय चावल बताओ, केंद्रीय चावल, केंद्रीय कपास, केंद्रीय कपास, गन्ना प्रजनन, गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर, गन्ना अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान लखनऊ, आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान शिमला। आ रहा समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान। चलो, राष्ट्रीय चाय अनुसंधान है आपका, ये है आपका जोरहट। क्या कहाँ बता दो, जोरहट, एक बार सर्च कर लो कहाँ दिखा रहा है। राष्ट्रीय कौन सा बता दो, चाय अनुसंधान, कहाँ बता दीजिए, जोरहट में मिलेगा आपका। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान, राष्ट्रीय क्या है आपका, कहाँ दिखा रही है, असम में है ना ये वाला, ठीक है ना। चलो, राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान आपका है, जगह थोड़ा ध्यान रखना, चिंक मल्लूर। क्या लिखा है, इसको भी सर्च कर लो एक बार जल्दी से। ये कहाँ है आपका, कर्नाटक में होगा ना। चलो, चिंकमल्लूर कहाँ है बता दो, कर्नाटक। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चिंकमल्लूर कर्नाटक। राष्ट्रीय चाय कहाँ है, जोरहट, राष्ट्रीय चाय जोरहट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रबर अनुसंधान, राष्ट्रीय रबर अनुसंधान है आपका कोट्टायम। कहाँ है बता दो, कोट्टायम देखो, केरल में ही होगा वो, ठीक है ना। कोट्टायम कहाँ बता दो, केरल। चलो, ये सब मेन मेन क्वेश्चन है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान, ये आपको मिलेगा मुख्य रूप से मैसूर में। कहाँ है बता दो, मैसूर। मैसूर कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है राष्ट्रीय जूट वाला, ये है आपका राष्ट्रीय जूट वाला आपका मुख्य रूप से है बैरकपुर। कहाँ है बता दो, बैरकपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल। बैरकपुर छावनी सुने थे ना, मंगल पांडे वाला, ये कहाँ बता दो, पश्चिम बंगाल। चलो, तो ये हो गया, इतना पहले याद करते हैं। चलो फिर से बता दो, केंद्रीय चावल अनुसंधान, केंद्रीय चावल, केंद्रीय कपास, केंद्रीय कपास नागपुर, गन्ना प्रजनन, गन्ना प्रजनन, गन्ना अनुसंधान लखनऊ। कहाँ बता दो, लखनऊ, ठीक है। आलू अनुसंधान शिमला, आलू अनुसंधान शिमला में आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय चाय जोरहट, राष्ट्रीय चाय जोरहट। राष्ट्रीय कॉफी चिंकमल्लूर, राष्ट्रीय कॉफी चिंकमल्लूर। रबर अनुसंधान कोट्टायम, रबर अनुसंधान। केंद्रीय रेशम मैसूर, केंद्रीय रेशम। राष्ट्रीय जूट, राष्ट्रीय जूट का बैरकपुर। चलो, इसको बिना देखे बताओ। चलो बताइए, राष्ट्रीय चाय, जोर से, राष्ट्रीय चाय जोरहट। राष्ट्रीय कॉफी चिंकमल्लूर, क्या है बता दो, चिंकमल्लूर। राष्ट्रीय कॉफी चिंकमल्लूर। राष्ट्रीय रबर, राष्ट्रीय रबर। केंद्रीय रेशम, केंद्रीय रेशम मैसूर,
राष्ट्रीय जूट, राष्ट्रीय जूट का बैरकपुर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको एक बार बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, केंद्रीय चावल, केंद्रीय चावल, केंद्रीय कपास, केंद्रीय कपास, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन, गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर, गन्ना अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान, आलू अनुसंधान, आलू अनुसंधान शिमला, राष्ट्रीय चाय, राष्ट्रीय चाय जोरहट, राष्ट्रीय कॉफी, राष्ट्रीय कॉफी, राष्ट्रीय रबर, राष्ट्रीय रबर, केंद्रीय रेशम, केंद्रीय रेशम, राष्ट्रीय जूट, राष्ट्रीय जूट का बैरकपुर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान है आपका राजमुंद्री, यह है आंध्र प्रदेश में। कहाँ बता दो, आंध्र प्रदेश। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान बहुत बार एग्जाम में आता है, कहाँ बता दो, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लो हमारा क्या है, भारतीय दलहन, क्या है बता दो, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका है कानपुर में। कहाँ बता दो, कानपुर में है। नेक्स्ट बता दो क्या, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान कहाँ बता दो, कानपुर में आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारा भारतीय तिलहन अनुसंधान, तो भारतीय तिलहन वाला जो है मुख्य रूप से ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ बता दो, हैदराबाद। ठीक है, भारतीय तिलहन अनुसंधान कहाँ बता दो, हैदराबाद में। तंबाकू वाला कहाँ है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, तंबाकू वाला राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। दलहन का कानपुर, दलहन तिलहन हैदराबाद, तिलहन हैदराबाद। मौसम वाला है, कृषि मौसम वाला में नेक्स्ट हमारा है पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ बता दो, पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, तो कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ बता दो, पुणे महाराष्ट्र में। और केंद्रीय मृदा एवं जल अनुसंधान ये मेन आपको मिलेगा देहरादून में। कहाँ मिलता है, देहरादून में मिलेगा। समझ आ पा रहा है। चलो तो फिर से देख लो, केंद्रीय तंबाकू बताओ, केंद्रीय तंबाकू भारतीय दलहन, भारतीय दलहन, तिलहन का हैदराबाद, तिलहन मौसम विज्ञान वाला, कृषि मौसम विज्ञान पुणे, मृदा एवं जल संरक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण देहरादून। ठीक है, चलो कोशिश करो बताने का। चलो बताओ, केंद्रीय तंबाकू, केंद्रीय तंबाकू राजमुंद्री, भारतीय दलहन, भारतीय दलहन कानपुर, तिलहन हैदराबाद, तिलहन कृषि मौसम विज्ञान, कृषि मौसम विज्ञान, मृदा एवं जल संरक्षण, मृदा एवं जल संरक्षण देहरादून। चलो यहां देखोगे सबका। चलो इसके बाद लास्ट हमारा बच गया कृषि टॉपिक में, वो है कृषि उत्पाद बोर्ड। क्या पढ़ना है, कृषि उत्पाद बोर्ड के बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे बोलेगा कॉफी बोर्ड कहाँ है, तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय आपको बताना है मुख्य रूप से कहाँ आपको देखने मिलेगा। ठीक है, चलो तो कॉफी बोर्ड में देख लो क्या आपको याद रखना है। तो कॉफी बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपका है बंगलुरु में। कहाँ बता दो, चलो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर या बंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय है कोट्टायम में। कहाँ बता दो, कोट्टायम कहाँ है, केरल। बंगलुरु आपका कर्नाटक। चलो चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है ये है आपका कोलकाता में। कहाँ बता दो, कोलकाता। मतलब यहीं से पूरा हर एक जगह से नेतृत्व होता है। चाय बोर्ड मतलब समझ रहे हो ना, हाँ चलो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय, जोर से बोलो, बंगलुरु। रबर बोर्ड कोट्टायम, रबर बोर्ड। चाय बोर्ड कोलकाता, चाय बोर्ड का आ रहा समझ में। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, तंबाकू बोर्ड। तंबाकू बोर्ड का जो मुख्यालय है ये आपको मिलेगा गुंटूर में। कहाँ बता दो, गुंटूर। देखो एक बार कहाँ दिखा रहा है चलो देख लो। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बता दो, बंगलुरु। रबर बोर्ड का कोट्टायम, ठीक है ना। और गुंटूर आंध्र प्रदेश में है ना, ठीक ठीक। गुंटूर कहाँ बता दो, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है मसाला बोर्ड। कौन सा बोर्ड है,
मसाला बोर्ड का मुख्यालय है कोच्चि में। कहाँ बता दो? कोच्चि आपका केरल। ठीक है, तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बता दो? कोच्चि केरल में। नेक्स्ट हमारा कौन सा बोर्ड है? जूट बोर्ड। जूट बोर्ड का मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। कहाँ बता दो? कोलकाता। जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में। समझ आ पा रहा है? और लास्ट है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, तो इसका मुख्यालय आपका हैदराबाद में। कहाँ बता दो? हैदराबाद तेलंगाना में। समझ आ पा रहा है? तो बस कृषि उत्पाद बोर्ड में मात्र इतना ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, अच्छे से याद रखना। चलो, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर। कॉफी बोर्ड। रबर बोर्ड, रबर बोर्ड कोट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता। चाय बोर्ड, समझ आ रहा है? तंबाकू बोर्ड, तंबाकू बोर्ड गुंटूर। मसाला बोर्ड कोच्चि। मसाला बोर्ड। जूट वाला कोलकाता। जूट। मत्स्य विकास बोर्ड, मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। चलो एक बार बताओ बिना देखे ध्यान से। चलो बताओ, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय? कॉफी बोर्ड। रबर बोर्ड, रबर बोर्ड कोट्टायम। चाय बोर्ड कोलकाता। चाय बोर्ड का कोलकाता। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। तंबाकू बोर्ड का गुंटूर। मसाला बोर्ड कोच्चि। मसाला बोर्ड। जूट बोर्ड वाला, जूट का मत्स्य बोर्ड, मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। आ रहा समझ में? चलो कहीं से पूछना बताना। तंबाकू बताओ। तंबाकू बोर्ड। जूट बोर्ड कोलकाता। रबर बोर्ड। चाय बोर्ड कोलकाता। कॉफी बेंगलुरु। मसाला कोच्चि। मसाला का मत्स्य विकास, मत्स्य विकास का हैदराबाद। आ रहा समझ में? हाँ है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा कृषि अनुसंधान के बारे में पूरा। आ रहा समझ में? मतलब कृषि से संबंधित जो भी जानकारी था पूरा हो चुका है। अब इसके बाद हमारा जो मेन जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। इसके बाद देख लो, भारत भूगोल के अंतर्गत कुछ ही टॉपिक और बचे हैं, जैसे कि खनिज संसाधन हो गया, नदी वाला टॉपिक हो गया, और भारत की कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है ना? तो बड़े बड़े टॉपिक को लास्ट में कवर करेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक नदी रहेगा, तो नदी टॉपिक को थोड़ा सा सबसे लास्ट में नदी टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। समझ आ रहा है? नदी टॉपिक खत्म मतलब भारत भूगोल अपन का वहां तक हो जाता है। ठीक है? हाँ। चलो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे? भारत का सामान्य परिचय। तो भारत का सामान्य परिचय एक नेक्स्ट नया टॉपिक मान के अपन चल रहे हैं, जिसमें भारत से रिलेटेड कौन अन्य जो भी जानकारी है सामान्य परिचय के अंदर, उसको हम देखेंगे। समझ आ पा रहा है? तो भारत के सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं भारत के नामकरण के बारे में। किसके बारे में? नामकरण को क्या बोलते हैं? छठी। हाँ। चलो, नामकरण। चलो, भारत का जो नामकरण के हिसाब से हम देखें तो भारत को क्या क्या नामों से जाना जाता है सामान्य परिचय के अंतर्गत? तो सबसे पहले भारत को बोलते थे आर्यव्रत। क्या बोलते थे? चलो, आर्यव्रत क्यों कहते थे ये बता दो सबसे पहले। तो भारत में किनका निवास था बता दो? उत्तर भारत में आर्यों का निवास था, और आर्यों का निवास होने के कारण भारत के क्षेत्र को क्या कहा गया था? आर्यव्रत बोले थे। क्या बोले थे? आर्यव्रत के नाम से जानते थे। समझ आ पा रहा है? भारत को और क्या बोलते थे? तो भारतवर्ष। क्या बोलते थे? भारतवर्ष। तो भारतवर्ष क्यों कहा जाता था बताओ? तो आर्यों के जो राजा होते थे उनको बोलते थे भरत। क्या बोलते थे? आर्यों के राजा को क्या बोलते थे? भरत, या भरत नाम के राजा थे ऐसे बोला जाता है। तो भरत नाम के राजा के कारण भारत को क्या नाम से जाना गया? भारतवर्ष। क्या बोले थे? और भारत में रहने वाले को उस समय बोलते थे भरत की संतान। क्या बोलते थे? भरत की संतान। और इस क्षेत्र को क्या बोला गया? भारतवर्ष। क्या बोला गया बता दो? भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। आ रहा समझ में? तो फिर से एक बार देख लो, भारत का नामकरण में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? आर्यव्रत। किसके निवास के कारण?
आर्यों का निवास। दूसरा देखेंगे भारतवर्ष क्यों बोले, आर्यों के राजा कौन थे, भरत, तो उसके कारण भारत के क्षेत्र क्या बोल दिए, भारतवर्ष। ठीक है। तीसरा जो नाम हमको देखने मिलेगा जो मुख्य रूप से हमारा है हिंदुस्तान, क्या मिलता है, हिंदुस्तान। चलो हिंदुस्तान क्यों नाम पड़ा, तो उत्तर भारत के जो क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नदी बहती है जो जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र से होते हुए जो हमारा है सिंधु नदी। कौन सा नदी है, सिंधु नदी बहती है। और इस सिंधु नदी को कहा गया हिंदू, क्या क्या बोले बता दो, हिंदू नदी करके बोले थे। सिंधु नदी क्या बोले बता दो, हिंदू नदी कौन बोले थे, ईरानियों ने। कौन बोला था ईरानियों ने सिंधु नदी को क्या बोला था, हिंदू नदी। और हिंदू नदी जिस क्षेत्र में बह रहा है उस जगह को क्या बोल दिए, हिंदुस्तान। क्या बोल दिए, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान जो नाम है वो किनका देन है, ईरानियों का। किसका है बता दो, ईरानियों का। किस नदी के आधार पर, क्योंकि आर्य लोग भी सिंधु नदी के आसपास ही बसे थे, तो उसी के हिसाब से नामकरण देखने मिलता है। आ रहा बात समझ में। तो फिर से देख लो, पहला नाम बताओ आर्यव्रत, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा हिंदुस्तान। किन्होंने नाम दिया, ईरानियों ने। चौथा जो नाम हमको देखने मिलेगा क्या मिलता है, इंडिया। चलो इंडिया जो नामकरण ये भी नदी के आधार पर है। तो यहां पर हम ध्यान देंगे जो सिंधु नदी था, कौन सा नदी था, सिंधु नदी को कहा गया इंडस। क्या बोले बता दो, इंडस। सिंधु नदी क्या बोले, इंडस। और इंडस कौन बोले थे, यूनानियों ने। कौन बोले थे, यूनानियों ने सिंधु नदी को क्या बोला, इंडस। और इंडस नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या नाम दिया, इंडिया। क्या नाम दिया, इंडिया। तो ये चार प्रमुख नाम आपको यहां से याद रखना है। क्लियर है सबका। तो भारत के सामान्य परिचय जो टॉपिक हम देख रहे हैं उसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, नामकरण के बारे में। किसके बारे में, पहला क्या है बता दो, आर्यव्रत, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा इंडिया। तो दो मेन है, हिंदुस्तान कौन बोले थे, ईरानी, और इंडिया यूनानी। किस नदी के आधार पर, सिंधु नदी के आधार पर। आया बात समझ में, है ना। चलो सामान्य परिचय में नेक्स्ट हम देखेंगे आगे अक्षांशी विस्तार के बारे में। किसके बारे में समझते हैं, अक्षांशी विस्तार। ठीक है ना, अक्षांशीय विस्तार। फिर उसके बाद पढ़ेंगे देशांतरी विस्तार। ठीक है, पहले हम क्या समझने वाले बता दो, अक्षांशी विस्तार क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अक्षांश रेखा क्या होता है, उसको समझो। अक्षांश रेखा हम किसको बोलते हैं, विश्व के नक्शे के हिसाब से जो अक्षांश रेखा है उसके बारे में देखते हैं। क्या है, पृथ्वी है ये चलो अक्षांश रेखा का हम बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन आप यहां पास खींचते हैं जो जीरो अंश अक्षांश रेखा है। जीरो अंश क्या है बता दो, अक्षांश। और जीरो अंश अक्षांश रेखा को ही क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। समझ आ पा रहा है। तो अक्षांश रेखा इस डायरेक्शन में होता है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम जो लाइन खींची जाती है ग्लोब में, उसी क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ये काल्पनिक रेखा होता है एक प्रकार का। समझ आ पा रहा है। और इसी के ऊपर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऊपर जाते जाएंगे। तो यहाँ ये जो हमारा केंद्र बिंदु होता है बीच में, यहाँ पास केंद्र, चलो यहीं पास जो केंद्र बिंदु है ये वाला, इसी से कोण मापा जाता है। क्या मापते हैं, कोण। जैसे कि यहां से अपन जीरो से मान लो कि यहाँ पास एक कोण माप लिए, एक अंश। कितना अंश बता दो, तो यहाँ जैसे यहाँ पास एक अंश बनेगा तो इधर भी उतना ही अंश, उतना ही बनेगा, एक अंश। तो जहां जहां एक अंश बन गया उस लाइन को मिला देंगे। उस लाइन को क्या कर देंगे, मिला देंगे इस टाइप का। तो इसको बोलेंगे एक अंश अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे, एक अंश। वैसे दो अंश, तीन अंश, ऐसे करते करते मैं अधिकतम कहां तक जा सकता हूँ, 90 अंश तक। कहां तक जा सकता हूँ, 90 अंश तक जा सकते हैं।
तो अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में कितना अंश तक मिलेगा? 90 अंश तक। वैसे दक्षिणी गोलार्ध में भी कितना मिलेगा? 90 अंश पर। तो ये होती है अक्षांश रेखा। यहां तक क्लियर सबका? हाँ है ना। और हम ऊपर में देखते हैं तो ऊपर में एक रेखा जो एकदम फेमस लाइन अपन देखेंगे ध्यान से, तो उस अक्षांश रेखा को उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा अपन को ध्यान रखना है जो आपका 23.5 अंश में होता है। कितने अंश होता है? 23.5 अंश में, जिसको कौन सी रेखा बोलते हैं? कर्क रेखा, है ना। और नीचे में भी 23.5 अंश में, नीचे में भी जो 23.5 अंश होता है इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर। तो ये कुछ रेखाओं के नामकरण आपको यहां से ध्यान रखना है। अंश कैसे खींचते समझ में आ गया ना? डिग्री कैसे बनता है? क्लियर है सबका? तो उत्तर में 23.5 अंश में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। नीचे में क्या है बता दो? मकर रेखा। नीचे में कौन सी रेखा? मकर रेखा। आपको याद रखना है। क्लियर है? तो अब देखते हैं भारत भी कोई ना कोई अक्षांश रेखा के बीच आपका स्थित होगा। तो भारत का जो नक्शा है उसमें हम देखें कि भारत का अक्षांशी विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है उसको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? कि देखो अक्षांश रेखा कहां से कहां तक के बीच में होता है बता दो? कहां से कहां तक होता है? अरे भाई अक्षांश रेखा कहां से कहां तक होता है पूछ रहा हूं। 0 अंश से चालू होगा और कहां तक जाएगा? 90 अंश तक। 0 से कहां तक? 90 अंश तक। तो वही पूछ रहा हूं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है लग रहा है। अक्षांश रेखा कहां से कहां तक होता है? तो उस 0 से 90 में भी भारत कहीं ना कहीं होगा। तो भारत का एरिया कहां से चालू होता है अक्षांश रेखा में, ये हमको देखना है कि भारत का जो सबसे निचली छोर है वो कहां से चालू करेंगे और सबसे उत्तरी छोर कहां से चालू होता है। तो इसमें देखो दो टाइप का भारत का अक्षांशी विस्तार हम बताते हैं। एक हम बताते हैं मुख्य भूमि से, कहां से बताते हैं? और एक बताएंगे समुद्री भूमि से। कहां से बताते हैं? तो समुद्री भूमि का हम बात करें तो समुद्री भूमि का जो अक्षांशी विस्तार चालू होता है ये होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। कहां चालू होता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से यदि मैं रेखा को देखूं यहां पास नीचे से, ये अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा। देखो विश्व के हिसाब से अक्षांश रेखा कहां से चालू होता है? 0 से अधिकतम कहां तक जा सकते हैं? 90 अंश तक। तो भारत का ये वाला जो एरिया है ये कौन सा द्वीप मान लेते हैं? अंडमान निकोबार। ये वाला एरिया का सबसे निचला जो छोर होता है जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो इंदिरा पॉइंट से होकर एक लाइन गुजरता है और इसका अंश होता है 6 अंश 4 मिनट, ऐसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 6 अंश 4 मिनट आपका माना जाता है। लेकिन ये समुद्री भूमि का है हमारा, समझ आ रहा है? एक डैश रहता है उसको मिनट बोलते हैं, 2 डैश को सेकंड बोला जाता है डिग्री में। समझ आ पा रहा है? तो 6 अंश 4 मिनट से क्या होगा? चालू होगा। और अगर हम स्थलीय क्षेत्र में जैसे ऊपर आते हैं तो स्थलीय क्षेत्र देखो कहां से चालू होगा? तो स्थलीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से चलेगा जो हमारा रहता है कन्याकुमारी वाला। कौन सा एरिया है? स्थलीय क्षेत्र में सबसे नीचे में क्या मिलेगा आपको? कन्याकुमारी। और ये कितना डिग्री का वैल्यू होगा? तो ये है आपका 8 अंश 4 मिनट। क्या बताओगे? 8 अंश 4 मिनट। तो हमारा समुद्री भूमि कहां से चालू होता है? 6 अंश 4 मिनट। स्थलीय भूमि कहां से चालू? 8 अंश 4 मिनट। और उत्तर में तो स्थलीय भूमि बस मिलेगा अपन को। तो उत्तर में जो स्थलीय भूमि है यहां पास का जो एरिया है जिसको बोलते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। तो ये कहां खत्म होता है? 37 अंश 6 मिनट में खत्म करेंगे। तो ये हो गया भारत का अक्षांशी विस्तार कहां से कहां तक चालू। अगर मान लो क्वेश्चन किया स्थलीय भूमि का, क्या बोल दिया? तो स्थलीय भूमि का बोलेगा तो 8 अंश 4 मिनट से क्या बताओगे? 37 अंश 6 मिनट। और भारत का बोला अक्षांशी विस्तार समुद्री भूमि से, तो क्या बताओगे? 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश, सॉरी इस समुद्री भूमि का बोल रहा हूं, 6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। ये समुद्री भूमि है ना, मतलब समुद्री क्षेत्र का। और स्थलीय क्षेत्र का भाई ऊपर जाएंगे तो बढ़ते जाएगा ना डिग्री, जैसे यहाँ 1 अंश 2 अंश ऐसे करते करते 90 तक जा सकते हैं। तो हमारा भारत किस अक्षांश रेखा में विकसित है या किस में है बोलेंगे? तो दोनों में से आपको देखना एग्जाम में क्या पूछ रहा है। समझ आ पा रहे हैं? चलो मुख्य भूमिका बता दो कहां से कहां तक? 8 4 से 37 6 ऑल ओवर पूरा मिला के।
6 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। और इसी के हिसाब से हम देखेंगे तो यहां पर भारत के बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा आपका गुजरने वाला है, जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। आ रहा बात समझ में? तो भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो ये भी हम अक्षांश रेखाओं के विस्तार में हम बता सकते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो तो ध्यान देना सब लोग इधर। तो यहां पर देखेंगे, इससे हमें दो बिंदु प्राप्त होता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है बोलेंगे तो वो अक्षांशीय विस्तार से पता चलता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्या है बता दो? इंदिरा पॉइंट। आ रहा समझ में? और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। क्या है बता दो? यहां पर लिख देता हूं, कौन सा बता दो? इंदिरा कॉल। क्लियर है सबका? तो इंदिरा पॉइंट है और नीचे तरफ, और ऊपर तरफ क्या है? इंदिरा कॉल। लेकिन स्थली भूमि में सबसे एंड में कौन मिलेगा? कन्याकुमारी। क्या मिलता है? कन्याकुमारी। आ रहा समझ में? हाँ है ना? तो कन्याकुमारी सबसे क्या है? दक्षिणतम बिंदु है स्थलीय क्षेत्र का। और समुद्री क्षेत्र में सबसे नीचे कौन मिलेगा? इंदिरा पॉइंट। क्या मिलता है? इंदिरा पॉइंट। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरता है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा कितने अंश पर है? 23.5। विश्व में हिसाब से हम देखेंगे तो यहां भी लिख सकते हैं कितना डिग्री में है? 23.5 अंश में ये है हमारा। कितने अंश पर है बता दो? 23.5 अंश पर ये रेखा हमको मिल जाएगा। कितना से बता दो? ये 23.5 अंश। और ये हमारी कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो भारत की क्या हो रहा है बता दो? बीचों बीच से इस प्रकार से गुजर रहा है। आए कि नहीं समझ में? आया ना? जल्दी बताओ। चलो अब कुछ जानकारी देखेंगे कर्क रेखा के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? कर्क रेखा को लेके क्या आपको याद रखना है, देखें यहां पर ध्यान से। चलो तो अब देखते हैं, भारत में अक्षांश रेखा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अक्षांश रेखा में अब क्या देखने वाले हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? चलो भारत का नामकरण सबको क्लियर है? भारत का नामकरण के हिसाब से बताओ, भारत के कितने नाम देखने मिलते हैं? 4। सबसे पहला दूसरा, पहला क्या था? आर्यव्रत। दूसरा भारतवर्ष। तीसरा, चौथा, चौथा में इंडिया। दो नाम तो नदी के हिसाब से हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पास कौन सी रेखा? कर्क रेखा। चलो कर्क रेखा का मेन क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा कि कर्क रेखा जो होता है वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये क्वेश्चन मेन आता है कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरेगा, इसको हम ध्यान देंगे। कर्क रेखा के बारे में पहले तो बता देते हैं कि कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। क्या बताओगे? उत्तरीय अक्षांश। क्योंकि भाई उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश भी है, तो क्या बताओगे? 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा बताओगे? कर्क रेखा है, जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। भारत के बाद क्या बताओगे? मध्य से होकर गुजरती है, क्योंकि इसी के ऊपर का जो क्षेत्र कहलाता है उत्तर भारत। क्या कहलाएगा? उत्तर भारत। और कर्क रेखा के नीचे क्या कहलाता है? दक्षिण भारत। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, उत्तर भारत और क्या? दक्षिण भारत। इसको हम देखें तो कौन सी रेखा के हिसाब से बोलते हैं? कर्क रेखा के अनुसार बोला जाता है। आया बात समझ में? हाँ कि नहीं? चलो इसके बाद हम देखते हैं कर्क रेखा भारत के, छत्तीस बाद में है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। क्लियर है सबका? अब ये 8 राज्य के नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा वह 8 राज्य आपको मिलेगा। समझ आ पा रहा है? तो उस 8 राज्य में सबसे पहला देख लो, ये रेखा गुजरता है गुजरात से। कहाँ जाएगा? अगर रेखा हम बनाना चाहें आपस, ठीक है ना? चलो स्केल ला देते हैं। चलो यहां पर देख लो, स्केल बना देते हैं मांग के आधार पर। ठीक। चलो यहां देखना कौन कौन से स्टेट से उसको गुजारना है। तो ये इस प्रकार से ये रेखा गुजर रहा है। ये समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? चलो देखो ध्यान से,
कौन सा दिख रहा है, लाइन दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, ठीक। अलग कलर करूँ क्या? नहीं दिख रहा है? एक सेक मांग, ठीक है। चलो इसी कौन सा, ये कलर नहीं दिख रहा है पीछे से? नहीं दिख रहा है से बोलो, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा है ये बोलो, ठीक। कौन, चलो दूसरा लाइन कर देते हैं। चलो ये ले, ये अब दिख रहा है? हाँ, आग पर चश्मा लगाओ आप लोग। चलो ये देख लो ध्यान से, ये कौन सी रेखा गुजर रहा है बता दो? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से, ठीक है। तो सबसे पहला राज्य गुजरात, सबसे पहला। राजस्थान का दक्षिण का एरिया थोड़ा टच कर रहा है, तो सेकंड में क्या बताओगे? राजस्थान। तो पहला बता दो गुजरात। कुल कितने राज्य से गुजरता है? 8 राज्य। पहला गुजरात, दूसरा, तीसरा मध्य प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र से जाता है, चौथा स्टेट क्या बताएंगे? छत्तीसगढ़, क्रम अनुसार। पांचवा में क्या बताओगे? झारखंड, क्या है बता दो? छठवा में पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम। आ रहा समझ में? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजर रहा है? 8 राज्यों से गुजरती है। क्लियर है सबका? सबसे पहला बताओ गुजरात, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के क्रम बताइए, तो यही क्रम आपको बताना है राज्यों का। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? चलो पहला बताओ क्या है, दूसरा राजस्थान, तीसरा, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां मिजोरम। याद रहेगा सबको? चलो बिना देखे बता दो, सबसे पहला बताओ। सबसे पहला, दूसरा, दूसरा राजस्थान, तीसरा, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा, पांचवा झारखंड, छठवा, छठवा में पश्चिम बंगाल, सातवां, सातवां त्रिपुरा, आठवां, आठवां आपका त्रिपुरा। तो ये पूरी विशेषता होगी अक्षांश रेखा के बारे में। किसके बारे में? अक्षांश। क्लियर है सबका? अक्षांश रेखा 0 से चालू होकर ऊपर में 90 तक जाता है। ऊपर का 23.5 अंश को कर्क, नीचे तरफ मकर। भारत का हिस्सा समझ आ रहा है कि भारत का रेंज कहां से कहां तक है अक्षांश रेखा में? मुख्य भूमि का क्या बताओगे? 8 4 से 37 6। समुद्री भूमि से देखेंगे तो 6 4 से 37 6। और इसी अक्षांश रेखा में इंपॉर्टेंट रेखा क्या है? कर्क रेखा। ये भी अक्षांश रेखा ही है, लेकिन कुछ विशेषता है, पूछ देता है कितने राज्य से होकर गुजरती है। और जलवायु के हिसाब से इसको हम खींचे हैं, क्योंकि इसके ऊपर सूर्य की किरण लंबवत नहीं जाएगा। सूर्य की किरणें लंबवत इसी के नीचे ही बनेगा, उसके ऊपर जाता है क्या? नहीं। तो रेखा खींच दिए कि यहां तक सूरज की किरण आता है और नीचे तरफ भी 23.5 तक ही जाता है। तो इसलिए एक लाइन खींच दिए, ऊपर का कर्क रेखा, नीचे का मकर रेखा। एक सूर्य के हिसाब से खींची गई लाइन होती है। आया बात समझ में? हाँ है ना? और 23.5 तक ही लंबवत इसलिए पड़ता है क्योंकि पृथ्वी जो है अक्षांश रेखा की ओर थोड़ा झुका हुआ है, 23.5 अंश। कितना अंश झुका है? 23.5 अंश जो है ये पृथ्वी झुका, जैसे पृथ्वी अपन सीधा नहीं है, पृथ्वी से थोड़ा सा झुका है। कितना डिग्री? 23.5। तो लंबवत 23.5 वाले एरिया में बस पड़ेगा सूरज, पीछे तरफ नहीं पड़ता। इसलिए 23.5 तक ही सूरज पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? उसका भी कारण समझ गए? पृथ्वी कितना अंश झुका हुआ है? 23.5 अंश झुका हुआ है, इसलिए 23.5 अंश तक दोनों तरफ सूरज की किरणें लंबवत पड़ता है। उसके ऊपर जा पाता है क्या? नहीं जा पाएगा। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो अब इसके बाद देखते हैं आप लोग देशांतरी विस्तार के बारे में। किसका नाम समझते हैं? देशांतरी विस्तार। ठीक है, अक्षांशी विस्तार क्लियर है ना? चलो अब पढ़ेंगे कौन सा? देशांतरी विस्तार के बारे में देख लो कि यहां से हमको क्या क्या चीज पढ़ना होता है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार। चलो पहले देख लेते हैं ग्लोब में देशांतर रेखा क्या होता है। पहले ग्लोब में समझते हैं, उसके बाद फिर भारत में आएंगे। ठीक है, देशांतरी विस्तार को लेके चलो, पृथ्वी एकदम तो गोल है ही नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं गड्ढा है। समझ आ रहा है? लेकिन एवरेज उसको गोल मान लेते हैं। समझ आ पा रहा है? लेकिन एकदम गोल मिलेगा कैसा? नहीं रहता।
चलो देशांतर रेखा होता है क्या है, समझना ध्यान से। तो इस प्रकार से जो खड़ी रेखा हमको देखने मिलता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो जीरो अंश वाला जो देशांतर रेखा है, जीरो अंश वाला कौन सा रेखा, देशांतर रेखा, इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। यहां पास एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच। कौन सा शहर है, इंग्लैंड में है ग्रीनविच करके, वहीं से ये रेखा पहले गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा। मीन टाइम का मतलब ये है आपका बेस वाला लाइन है, टाइम के हिसाब से जो टाइम का कैलकुलेशन करते हैं हम इसको जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं, जीरो। और जैसे ही इस इधर अपन रेखा किससे जाएंगे, जैसे इधर कहाँ तक जा सकते हैं, ये जैसे एक अंश, दो अंश, तीन अंश, ऐसे करते करते अधिकतम मैं जा सकता हूँ 180 अंश तक। कहाँ तक जा सकता हूँ, 180 तक अपन जा सकते हैं। कितना जा जाएंगे, वह 180। तो 180 हमको मिला पूर्व तक, वैसे 180 कहाँ कहाँ तक मिलेगा, पश्चिम में भी हमको क्या मिलेगा, लास्ट एंडिंग करेंगे तो ये कहाँ तक मिलेगा आपको, 180 अंश तक मिलेगा। समझ आ पा रहा है ना। तो टोटल अगर हम लाइन बात करें, जैसे मान लो अक्षांश रेखा जो था इसकी कुल संख्या कितना है, तो ऊपर में देख लो 90 अंश तक है। ऊपर में कितना अंश, तो एक अंश दो अंश करते करते कहां तक जाएंगे, 90 अंश। तो ऊपर में 90 ठो लाइन मिलेगा, ऊपर में 90 रेखा मिलता है। वैसे नीचे में भी कितना ठो रेखा मिलेगा, 90 रेखा मिलेगा। तो 90 और 90 कितना रेखा, 180, और बीच में जीरो वाला भी है, एक्स्ट्रा एक ठो है ना। तो एक और एक्स्ट्रा कर देंगे तो टोटल क्या होगा, 181। तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या ग्लोब में 181 है। कितना है, 181। ऊपर में कितना, 90, और नीचे में भी 90। तो कुल मिला के 181। अब ऐसे 90 90 तो 180 होगा, एक कहां से है समझ आ रहा है, जीरो वंश वाला एक्स्ट्रा है, तो उसके लिए अपन चलते हैं। समझ आ पा रहा है, हाँ कि नहीं। उसी प्रकार से क्वेश्चन आता है देशांतर रेखा के बारे में, कि टोटल देशांतर रेखा है कितने पूरे ग्लोब में, पूरे पृथ्वी में। देशांतर रेखा देखो लो, इधर 180 इधर 180 है, और बीच में जीरो वाला है, तो इसको भी वैसे ही जोड़ दोगे आप लोग। लेकिन वो ऐसा नहीं होता। जब पृथ्वी को हम पूरा अपन देखते हैं निकाल के इस प्रकार से, तो पृथ्वी को जब हम पूरा खोल के देखते हैं तो वो जो इस प्रकार से अपन डायरेक्शन देखेंगे, मतलब ये गोल गोल है, उसको अपन ऐसे चौड़ा कर दिए बस। समझ आ पा रहा है। तो जीरो बीचों बीच से कौन सा रेखा जा रहा है, जीरो वंश। कितना जाएगा, सबसे लास्ट में कौन सा रेखा होता है, 180, इधर भी सबसे लास्ट में। अब वापिस जब इसको मैं फोल्ड करूंगा ऐसे, जैसे पेपर है, जैसे मतलब इधर 180 इधर 180 है, अब इसको मैं जैसे फोल्ड करूंगा ऐसे गोल बनाऊंगा, तो दोनों 180 एक ही में लग जाएगा ना, दोनों 180 एक ही लाइन में आ जाएगा पीछे तरफ। समझ आ पा रहा है। तो ये 180 और ये 180 पीछे तरफ जाके एक ही में मिल जाते हैं। तो 180 अंश की रेखा एक ही ठो मानते हैं अपन, लेकिन खोलेंगे दोनों तरफ रखेंगे अपन। अगर खोल के दिखाएंगे तो इधर भी 180 इधर भी 180, और गोल करके दिखाएंगे तो दोनों एक ही रेखा है। तो एक ठो 180 को मैं हटा देता हूं। समझ आ पा रहा है। अगर मैं नियम के हिसाब से काउंट करूं तो देखो क्या आ रहा था, इधर 180 था, उधर 180, और जीरो वंश वाला एक ठो। समझ आ पा रहा है ना। तो टोटल 361 आएगा। कितना आएगा, लेकिन 361 है क्या, नहीं, क्योंकि ये 180 रेखा दो ठो है कि एक ही ठो है, एक ही है। तो एक कम करके बताएंगे, टोटल 360 रेखा है। टोटल कितना है, 360। आया बात समझ में, है ना। तो टोटल अक्षांश रेखा की संख्या पीछे पहले देखे थे कितना, तो अक्षांश रेखा पूछ रहे, देशांतर है। कुल अक्षांश रेखा 181, वो नियम से काउंट हुआ, ऊपर 90 नीचे 90 बीच में एक ठो। समझ में आ रहा है। इसको भी ऐसे यदि काउंट करेंगे 361 आ रहा है, लेकिन इतना है क्या, नहीं है। कितना है, 360, क्योंकि ये 180 पीछे जाके सेम रेखा हो जाता है। आए बात समझ में, हाँ कि नहीं। और देशांतर रेखा के हिसाब से किसका निर्धारण करते हैं, समय का। किसका निर्धारण, समय का आपका क्या करेंगे, निर्धारण। ठीक है, समय ही देख रहा हूं मैं भी, ठीक है, कितना हो गया है ऐसे करके। चलो यहां पर देखते हैं, तो भारत की पोजीशन जो हम देखेंगे ध्यान से इस ओर, तो भारत लगभग इस पोजीशन में आपको मिलेगा। तो भारत का देशांतरी विस्तार कहां से कहां तक है, अगर हम देखें ध्यान से, तो नक्शा में समझते हैं कि कौन कौन सा एरिया ये आपको याद रखना है। ठीक है, देशांतरी विस्तार को लेके कहां से कहां तक है, अगर क्वेश्चन है
तो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, ये हम गुजरात से लेके चलते हैं। कहाँ से लेके चलते हैं? गुजरात वाला एरिया से गुजरता है एक तरफ, और एक जाएगा अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ जाता है? चलो, तो देशांतरी विस्तार कहाँ से चालू होता है? गुजरात में कितना डिग्री से चालू करेंगे बोलेंगे? तो ये चालू होता है 68 अंश 7 मिनट। क्या बताओगे? 68 अंश 7 मिनट से लेके कहां तक? 97 अंश 25 मिनट। 97 अंश कहां तक? तो इस बीच में आपका भारत मिलेगा ग्लोब के अनुसार। समझ आ पा रहा है? तो भारत जो है देशांतरी रूप से कहां तक विस्तारित है, तो उसी को बोलेंगे देशांतरी विस्तार। कहां से चालू होगा? 68 अंश 7 मिनट से। क्या बताओगे? 68 अंश 7 मिनट से कहां तक? 97 अंश 25 मिनट। 97 अंश 25 मिनट। समझ आ रहा है? और देशांतर रेखा से किसका निर्धारण? समय का। देशांतर रेखा से किसका? समय का। अगर इस वाले लाइन में मान लो कि 12 बज रहा है, कितना बज रहा है, तो उसी के हम बेस मान के हैं, 12 को 00 मानते हैं। समझ आ रहा है? तो उसकी अपेक्षा में हमारा जो भारत वाला जो ये वाला एरिया है, यहां बजेगा 5:30। कितना बजेगा? तो इसके हिसाब से बताते हैं कि भारत 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। कि अगर यहाँ 12 बज रहा होगा तो यहाँ 5:30 बज रहा होगा, ये याद रखना है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि सूरज इधर से उगना पूर्व तरफ से, तो हमारे तरफ सूरज पहले पड़ेगा, तो सूर्य पहले होगा। उधर सूर्य लेट से जाएगा। कितना घंटा लेट से जाएगा? इधर 5.5 घंटा लेट से जाएगा। और आगे जाएंगे तो और एकदम पीछे होगा। समझ आ रहा है? तो भारत जो जिस रेखा के आधार पर समय बताता है, तो कोई ना कोई डिग्री को अपन को मानना पड़ेगा, कोई ना कोई डिग्री को हमको आधार लेना पड़ेगा। तो भारत जिस लाइन को आधार लिया है, जो कुछ इस प्रकार से आपका गुजरता है, जिसको बोलते हैं IST। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। या इसी को बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा, जो है आपका 82.5 अंश पर। कितना अंश पर है? 82.5। इसी के बीच में आपको मिलेगा। इस रेखा में जो टाइम हो रहा होगा उसको पूरा देश भर में माना जाएगा। समझ आ रहा है? अपने देश में। तो भारत किस लाइन को अपना आधार माना है समय को लेके? 82.5 अंश को। और इसी को क्या नाम दे दिया? IST। IST पूरा नाम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और हिंदी में भारतीय मानक समय रेखा। क्या बोलेंगे? भारतीय मानक समय रेखा। याद रहेगा सबको? और ये रेखा भारत के 5 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से? 5। जैसे कर्क रेखा इंपॉर्टेंट था, वैसे ही IST भी हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट। समझ आ पा रहा है? और IST GMT से, IST जो है GMT से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। अगर वहां 12 बजेगा तो यहाँ 5:30, क्योंकि अपने यहाँ उस समय शाम होते रहेगा। सुबह 5:30 कैसे होगा? शाम का 5:30, क्योंकि इधर सूर्य इधर से उगा है ना। तो हमारे जब ये अगर वो यहाँ पर चले जाएगा, यहाँ 12 बज रहा है, तो हमारे तरफ शाम हो जा रहेगा। जब समझ पा रहे हो? जब इधर दिन होता है तो हमारे तरफ क्या होगा? रात। क्योंकि इधर जब सूरज जाएगा तो इधर दिन होगा, हमारे तरफ रात होगा, है ना। जब उधर रात होगा तो हमारे तरफ क्या होगा? दिन होगा। आ रहा बात समझ में? तो ये सूर्य के स्थिति के अनुसार से समय बनाया गया है। तो हमारा जो भी रेखा GMT के पूर्व साइड है उसका टाइम आगे चलते रहता है, और जो GMT के पश्चिम तरफ है उसका टाइम पीछे चलते रहता है, क्योंकि सूरज उधर लेट से जाएगा। आ रहा बात समझे? सबसे सूरज पहले कहाँ पड़ता है? इधर जापान है। कौन सा देश है? तो उगता सूर्य देश जापान को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। और डूबता सूर्य देश ब्रिटेन को। किसको बोलते हैं? ब्रिटेन को कहा जाता है। डूबता सूर्य का देश ब्रिटेन, और उगता सूर्य देश और मध्य रात्रि का देश बोलते हैं नॉर्वे को। किसको बोलते हैं? नॉर्वे को। ये वर्ल्ड विश्व भूगोल में देखने मिलता है। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो, तो ये देख लो, IST कितना राज्य से गुजरता है? 5 राज्य से होकर गुजरता है। बस ये 5 राज्य देख लेते हैं आज, बाकी इसके आगे की डिटेल कल करेंगे, ठीक है, सामान्य परिचय में। चलो, वो 5 राज्य देखते हैं। जैसे कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरता था? 8 राज्य से। वो 8 राज्य के नाम बताओ। पहला गुजरात, दूसरा तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पांचवा छठवां में पश्चिम बंगाल, सातवां में त्रिपुरा,
मिजोरम। समझ आ पा रहा है? वैसे ही हम आपको क्या देखेंगे बता दो, आईएसटी। क्या देखेंगे? आईएसटी देखते हैं, ठीक है। कहाँ चार ही राज्य यार, 1 2 3 4 5 नहीं आ रहे, यही सेम है, इसी खींचा जाता है, ठीक है। चलो ये देख लो हमारा कौन सा लाइन बन रहा है यहाँ पास से, आईएसटी। कौन सा लाइन बनेगा? आईएसटी रेखा कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। क्लियर है सबका यहाँ तक? है ना, दिख रहा है लाइन? हो गया, अब नहीं बनाता नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, आंख वाँख थोड़ा इधर सामने बैठो तो इधर नीचे आओ। चलो ये देख लो, आईएसटी के बारे में क्या क्या याद रखोगे, कितने अंश पर है ये? 82.5 अंश पर। कितने राज्य से होकर गुजरता है? 5। कितना राज्य से? सबसे पहला उत्तर प्रदेश, सबसे पहला। दूसरा में क्या टच है? मध्य प्रदेश। तीसरा में, चौथा में उड़ीसा, और पांचवा में आंध्र प्रदेश। तो आईएसटी कितने राज्य से? 5। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, और पांचवा आंध्र प्रदेश। समझ आ पा रहा है? और कितना घंटा आगे चल रहा है बता दो, जीएमटी के हिसाब से कितना? 5.5 घंटा क्या है बता दो आगे, कितना घंटा आगे है? 5.5। अब यहां पास का देखो समय तो ठीक है भाई, ये तो मेन सही चलेगा, साढ़े सेम सूरज के हिसाब से चलेगा। लेकिन भारत में ऐसी 2 स्थान है जहां सूरज पहले उग जाता है, लेकिन समय इसी के हिसाब से चलवाना है। तो सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगती है? अरुणाचल में उगेगा, सब पूर्व तरफ से आएगा, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सुबह होगा। सबसे लास्ट में सूर्य गुजरात तरफ आएगा। तो तो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है। कितने घंटे का? 2 घंटे का डिफरेंस। अगर मान लो कि सूरज यहां, मान लो कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 7 बजे यहां उग रहा है, कितना बजे? 7 बजे, तो 2 घंटे बाद यहां उगेगा सूरज, 9 बजे। समझ आ पा रहा है? और बीच वाले लोग एकदम ठीक ठाक हैं, बढ़िया, जिस टाइम सूरज उगेगा वही सुबह सुबह हो रहा है, ऐसा करके। समझ आ रहा है? लेकिन उधर सूरज जल्दी उग जाता है, अरुणाचल प्रदेश तरफ सूर्य जल्दी उगेगा और समय कम होते रहता है। समझ आ रहा है? मतलब एकदम जल्दी जल्दी सूरज उग जाएगा, मतलब आपको लगेगा वही 5:30 6 बज रहा सूरज आ गया, ऐसे करके। इधर गुजरात में रहेंगे तो वह सुबह 8 8:30 को सूरज उगेगा। समझ आ रहा है ना? और हमारे यहाँ 7:30 7 बजे आ जाता है। समझ आ रहा है? तो क्योंकि अपन बीच में है, हम लोग आईएसटी रेखा में है, तो हम लोग को उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश वाले और कौन वाले, गुजरात, तो इधर लेट से सूर्य उगेगा और इधर जल्दी उगेगा। कितने घंटे का डिफरेंस है? 2 घंटे का अंतर आता है, इसके हिसाब से। आया बात समझ में? है ना? चलो, तो आज हम लोग सामान्य परिचय में देखे भारत के नामकरण को लेके। पहला क्या था? आर्यव्रत, दूसरा भारतवर्ष, तीसरा हिंदुस्तान, चौथा इंडिया। सामान्य परिचय में देखिए अक्षांशी विस्तार। मुख्य भूमि से बताओ कहां से कहां तक? 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। समुद्री भूमि से देखेंगे तो 6 अंश 4 से 37 अंश 6 मिनट। देशांतरी विस्तार अगर देखे तो क्या बताएंगे? देशांतरी विस्तार कहां से चालू? 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। और दोनों में एक एक बीच में मेन मेन रेखा मिला। जैसे अक्षांशी अक्ष विस्तार में मिला मेरे को कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने अंश पर? 23.5 अंश पर। आईएसटी कितने अंश पर? 82.5 अंश पर। कर्क रेखा कितने राज्य से? 8 राज्य से। कर्क रेखा के हिसाब से निर्धारण होता है ठंडी गर्मी, मतलब मौसम का निर्धारण। किसका निर्धारण? मौसम, कब गर्मी होगा, किधर ठंडी होगा, ये सब अक्षांश रेखा से पता चलता है। और देशांतर से पता चलता है समय, कहाँ कितना बज रहा होगा। समझ आ पा रहा है? कहाँ सूर्य कब उगेगा, तो इसके हिसाब से दोनों रेखा को मैनेज किए हैं। समझ आ रहा है? तो कर्क रेखा बताओ कितने राज्य से? 8। और आईएसटी 5। आईएसटी 5 राज्य से गुजरता है। सबसे पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। और इसमें भी क्वेश्चन यहां से आता है कि सबसे पहले किस जगह से होकर जाएगा। तो यूपी में एक क्षेत्र आपको मिलेगा जिसका नाम है आपका नैनी। क्या मिलता है? नैनी जो है ये मिर्जापुर इलाहाबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिर्जापुर इलाहाबाद क्षेत्र में, जो यूपी के अंदर। तो उसी जगह सबसे पहले गुजरता है। कौन सी रेखा? आईएसटी सर्वप्रथम भारत में कहां से होकर प्रवेश करती है? तो नैनी। नैनी कहाँ बता दो?
मिर्जापुर इलाहाबाद यूपी, समझ आ पा रहा है? क्योंकि कभी कभी नैनी देगा तो मिर्जापुर दे देता है, और मिर्जापुर नहीं देगा तो इलाहाबाद, और इलाहाबाद नहीं देगा तो यूपी, क्योंकि सबसे प्रथम में उसके हिसाब से मिलता है। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो तो आज यहीं तक लिख लेना। कल हम आगे और पढ़ेंगे, भारतीय मानक समय रेखा तक तो हो गया हमारा। कल देखेंगे भारत के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, सॉरी पड़ोसी देश, और पड़ोसी देशों के छूने वाले स्टेट कौन कौन से, वो सबके बारे में। ठीक है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो बाकी कल करते हैं।